हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है आप लोग को रे ऑप्टिक्स की सीरीज में? मजा आ रहा है? आज भी बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर लाया हूँ रे ऑप्टिक्स का। और बेटा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 1 महीने के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे रे ऑप्टिक्स में, इतने स्ट्रांग हो जाओगे। रे ऑप्टिक्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। कई बच्चों को रे ऑप्टिक्स बहुत टफ लगता है कि सर रे डायग्राम नहीं बन पाते मेरे से, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता, सर कब मिरर का फॉर्मूला लगाना है, कब मेरे को लेंस का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ रिफ्लेक्शन है कहाँ रिफ्रैक्शन है, कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। पर आपको मैं धीमे 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 इतना स्ट्रांग कर दूंगा रे ऑप्टिक्स में कि रे ऑप्टिक्स विल बी अ डेफिनेट केक वॉक फॉर यू। बस मेरी आपसे एक ही विनती, एक ही गुजारिश जो मैं हर लेक्चर में आपसे अब कर रहा हूं, और वो है पुराना रिवीजन जम के करने का। अभी शायद आजकल मैं कह भी पा रहा हूं, कल को मैं वेव ऑप्टिक्स में पहुंचूंगा, मैं फिर से बिजी हो जाऊंगा, शायद मैं अभी कहना ये बात बंद कर दूं। आपके लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट था। आई एम प्लानिंग अ फुल, बोलना चाहिए यहाँ प्लान बताना तो मतलब मौत लेनी अपनी तरफ है ना, चलो फिर भी बताते हैं। आई एम प्लानिंग अ बोर्ड लेवल टेस्ट सीरीज फॉर लक्ष्य बैच विच विल बी प्राइज्ड एट एट 0 रुपीज़, ठीक है, जो कि फ्री की होगी। तो मैं एक बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज सोच रहा हूं आप सभी के लिए लाने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लक्ष्य बैच का बच्चे ने पढ़ाई तो बहुत किया है पर लक्ष्य बैच का बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है। तो उस बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज को 2 चीज़ें होंगी। मैंने अभी छोटा सा प्लान बनाया है, अभी डिस्कस भी कर लिया है डेवलपर्स के साथ, सो एवरीथिंग इज ओके है। बट अभी उन्होंने कहा था अनाउंसमेंट मत कर दीजिएगा, आप जाके वहां अनाउंसमेंट कराते हो, फिर सर प्रेशर हमारे ऊपर बनता है कि ये करके दिखाओ 4 दिन के अंदर। सो ऐसा उन्होंने मना किया था, पर मेरी आदत है बता देने की आप लोग से। सो बोर्ड लेवल टेस्ट सीरीज इज अ बिग अनाउंसमेंट, बोर्ड लेवल टेस्ट सीरीज फॉर ऑल लक्ष्यंस। अब सब लोग कहने लगे सर यकीन वालों को यकीनियंस बोलते हो तो हमारा भी नाम दे दो, तो आपका नाम मैंने लक्ष्यंस दे दिया। बाकी आप जो सोचो सोचो, फिर तुम लोग से काफी बदमाश हो, वो ना बहुत सीरियस बच्चे हैं तैयारी करने आए, तुम तो बदमाश बैच हो एकदम, है ना, हमारा प्यारा सा नन्ना सा बदमाश सा बैच हो। फिर भी चलो मैं तुमको नाम दे देता हूँ लक्ष्यंस, है ना, तुम्हारा नाम वैसे लक्ष्यंस नहीं हो, लड़ाका होना चाहिए तुम लोग की हरकत के हिसाब से लड़ाका बैच होना चाहिए। खैर, सो ऑल लक्ष्यंस के लिए मैं एक बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके प्रीवियस चैप्टर्स के बोर्ड लेवल के टेस्ट लूंगा। बेटा उसमें कोई जेई नहीं, कोई नीट नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई एडवांस नहीं, सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मैंने प्लान की है आप लोग के लिए। उसको बहुत जल्द आपके सामने रिवील करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। बेटा शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज बनाऊंगा उसको, उसकी पर्टिकुलर डेट्स होंगी, उन डेट्स के लिए आप तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने इसका रिस्पॉन्स देखा यकीन बैच के अंदर एंड वॉज फिनोमिनल। द शेड्यूल टेस्ट थिंग इज फिनोमिनल अंडर यकीन बैच। बच्चा टेस्ट के 1 हफ्ते पहले से तैयारी कर रहा था, टेस्ट वाले दिन रात से मैसेज कर रहा था, टेस्ट वाले दिन सुबह उसने टेस्ट दिया, फिर आके उसने बताया इतने नंबर हैं। कुछ बच्चों ने झूठ भी बोला, हमारे पास तो एडमिन पैनल है, वहां से हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने देखा इट्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, इट्स इफेक्टिंग स्टूडेंट्स, नॉट अफेक्टिंग, इफेक्टिंग। और अब बच्चे अगले टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। सो लक्ष्य में जो मुझे मेन जान फूकनी थी पढ़ाने में, वो मैं कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैंने बोला रे ऑप्टिक्स इज अ केक वॉक फ्रॉम हियर। पर अभी मेरे को लक्ष्य में जो जान फूकनी है वो अपने लक्ष्यंस को पुरानी चीजें रिवाइज कराने की और एकदम स्ट्रांग बनाने की है। उन्होंने पढ़ा सबसे ज्यादा है इस टाइम, मैं सच्ची बता रहा हूं, इस टाइम इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज में 12th फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर किसी कोचिंग में पढ़ा गया है तो वो है लक्ष्य बैच 2021 टारगेट जो है। इससे ज्यादा किसी कोचिंग में ना फिजिक्स पढ़ाई गई है इस ईयर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। बेटा इतने लंबी लंबी क्लास, इतने ढेर सारे सवाल, इतने डीपीपीस, यहां पे इतनी प्रैक्टिस, अंदर तक कॉन्सेप्ट, बस अब सिर्फ काम है सबको समराइज करके मुट्ठी में लाने का, समराइज करके मुट्ठी मिलाने का। तो जो बच्चे आईआईडी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऐप में है, 150 रुपया की है, वो आप ले सकते हो। आपको ये नहीं लेना है, आप जाके किसी बड़ी कोचिंग की अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कहीं मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, उनकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आप आईआईडी की तैयारी कर रहे हो, नीट की लो बेटा, लो, यहां की लो, कहीं की लो, टेस्ट सीरीज लो। Test series is important for you. Tests are very important for you if you are preparing for any competitive exam. बिना टेस्ट के बेटा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, सिर्फ मक्कारी होती है। और यकीन बैच के अंदर, सॉरी लक्ष्य बैच के अंदर जो मैं टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए सोच रहा हूं, वो बेटा कंपटीशन की नहीं है, वो बोर्ड पे फोकस होगी, क्योंकि मेरा बहुत सा बच्चा बोर्ड्स का है जो अभी तक रिवीजन नहीं कर पाया है।
सो आई होप आप लोग को ये अनाउंसमेंट अच्छा लगा हो। बेटा अब बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, अब कोई बच्चा कहेगा यूपी बोर्ड का है, कोई कहेगा सर सीबीएसई बोर्ड का है, कोई कहेगा सर महाराष्ट्र बोर्ड का है, कोई कहेगा गुजरात बोर्ड का है, कोई कहेगा अंडमान निकोबार बोर्ड का है। तो ऐसा नहीं बेटा, बोर्ड लेवल की, मैंने कहा किसी बोर्ड की, बोर्ड लेवल की बेटा सिलेबस टेस्ट का प्री डिफाइन किया जाएगा और आपके टेस्ट शेड्यूल फॉर्मेट में लाए जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज कॉस्ट होगी कितनी? 0 रुपीज। तो लक्ष्य बैच के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट, मैंने काफी सोचा कि लक्ष्य बैच को कैसे वापस ट्रैक पे लाऊं। मैं देख रहा हूं बच्चे यहाँ पे सीरियस नहीं है, यहां तक पढ़ाई तो की है, पुराना रिवाइज नहीं कर रहे। चलो स्टार्ट करें, रे ऑप्टिक्स में आए, मजा आ जाएगा। आज का लेक्चर तो बहुत ही हलवा है, क्लास 9 10 की बेसिक्स वाली चीजें बात करनी है, एकदम ही हलवा है, पर फिर भी आप लोगों को मैं एक दो बहुत ही अच्छी चीज सिखाऊंगा। अभी शुरू करें, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Lakshya batch for class 12 boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। बच्चों लेक्चर नंबर 4 में हम लेके आ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक आपने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा पहले 3 लेक्चर में कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। हाँ, प्लेन मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चलने लगे तो इमेज किस स्पीड से चलेगी, मिरर भी मूव करने लगे तो इमेज की स्पीड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। उसके बाद हमने बात की कि अगर 2 प्लेन मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी और इमेजेस कहाँ पे बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज की। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। शुरू करें। आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है, आज एकदम इंट्रोडक्शन है इसका, तो आज तो बेसिक सी बातें होनी है। स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा बैच लक्ष्य। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर्स क्या चीज होती है। तो बच्चा आप सभी को पता है कि स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, 2 ही होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो बेटा पहले कॉनकेव मिरर, इफ द इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड इट इज कॉनकेव मिरर। बेटा ये हमने एक मिरर लिया, स्फेरिकल मतलब समझ रहे हो, स्फीयर है। क्या है? ग्लास का स्फीयर है। किस चीज का? ग्लास का। ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, ग्लास का एक स्फीयर था स्फेरिकल। और बेटा क्या किया हमने, स्फीयर में से एक पार्ट ऐसे काटा और बच्चों यहां पे अंदर पॉलिशिंग कर दी। क्या कर दी? इफ द इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड इट इज कॉनकेव। बेटा इस सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। अगर इस वाले इनसाइड वाले सरफेस को पॉलिश कर दे, लाइट कैसे आएगी बेटा? लाइट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। लाइट किस में आएगी बेटा? लाइट केव के अंदर आएगी। देखो ये केव जैसा दिख रहा है, केव गुफा जैसा दिख रहा है। तो लाइट जब गुफा के अंदर आती है तो हम ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें क्या बन जाती है? केव का शेप बन जाता है। तो जब आप इनसाइड वाले सरफेस को पॉलिश कर दो और लाइट केव के अंदर आए देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव। अब ये स्फेरिकल का कैसे इफेक्ट है, अभी इसको भी समझेंगे कि स्फेरिकल का इफेक्ट क्या है, कैसे स्फेरिकल, अभी समझेंगे। अभी इतना समझते हैं, कॉनकेव होता है और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड। अब इनसाइड की वजह से क्या किया? ये वाला सरफेस पॉलिश किया, यहां पे इसको पॉलिश किया और यहां पे क्या किया बेटा? आउटसाइड को पॉलिश किया। अगर आउटसाइड सरफेस को पॉलिश कर ले, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। बेटा ये बल्जिंग आउटवर्ड्स होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए। यहां पे लाइट रे कहां से आएगी बेटा? कॉन्वेक्स में लाइट रे कहां से आएगी? इस तरफ से, जिस तरफ से पॉलिशिंग हो रखी है उस तरफ से लाइट आएगी। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इस वाले सरफेस पे लाइट लड़ती है और कॉनकेव में क्या होता है कि गुफा के अंदर लाइट जाती है। बस इतना ही याद करना है, बस इतना ही, बार बार दिमाग नहीं लगाना। कॉन्वेक्स में यहां पे लाइट लड़ती है और कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉनकेव में गुफा के अंदर। कॉनकेव गुफा के अंदर लाइट, कॉन्वेक्स गुफा के बाहर लाइट। क्लियर है? कॉन्वेक्स। अब बात ये आती है कि सर इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? स्फीयर से बनते हैं क्या ये? हाँ बच्चा, ये स्फीयर से ही बनते हैं, ये प्लेन मिरर जैसे नहीं, ये स्फीयर से बनते हैं। कैसे? ये देखो मेरे पास एक ग्लास का स्फीयर है ना, ये क्या है? ग्लास का एक बड़ा सा स्फीयर है मेरे पास, ठीक है, ग्लास का एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर में से यहां से, जैसे आप सोच लो, दिमाग में इमेजिन कर लो कि आपके पास वाटरमेलन है। वाटरमेलन समझते हैं?
तरबूज, हाँ तरबूज, हाँ तरबूजा समझ में आता है सर, तरबूजा है आपके पास, ठीक है, वाटरमेलन है ना, मेरे को खरबूजा ज़्यादा पसंद था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो एनीवेज ये खरबूजा है कि तरबूजा है, खाने को तो मिलना नहीं है, ठीक है तरबूजा। आपने यहाँ से एक पीस काट लिया, हाय 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 हाय, यहाँ से एक पीस काट लिया, बात समझो यार, ये सब खाने का सामान नहीं है, मिरर है यार, ग्लास है, फल जाएगा गले में, ठीक ठीक। हाँ तो ये मैंने काट लिया बेटा। अब अगर मैं इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, बात समझ रहे हो, मतलब बेटा ये 2D में नहीं है, जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मिरर है, ऐसा 2D में है, ऐसे इस लाइन है, स्ट्रेट लाइन थी ऐसे टेढ़ी कर दी मिरर बन गया, ऐसे करके होगा वायर जैसा, नहीं बेटा ये ऐसा मिरर है, देखो इस टाइप का होता है मिरर की एक्चुअल शेप, ये है कॉनकेव मिरर, देखो ऐसा सरफेस है बेटा, ये देखो सरफेस है। अगर आप इसको निकाल के यूं रख दो, इसको निकाल कर ऐसे यूं रख दो और यहां लाइट लड़े तो कौन सा मिरर, कॉनकेव। और आप इसको लगा निकाल के मान लो यूं रख दो और यहां लाइट लड़े तो कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है। ये आपने यहां से स्फीयर में से, ग्लास के बड़े से स्फीयर, बेटा ये स्फेरिकल मिरर है, कैसे मिरर है, स्फेरिकल, घुमाव होगा इनके अंदर। अगर ये सीधे होते तो प्लेन मिरर बन जाते, कैसा घुमाव है बेटा, ये 2 डायमेंशनल में होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो एक लाइन ऐसे टेढ़ी करके बनी है, ऐसा लगता है देखने में कि भाई ये लाइन बनी है, ये सर्किल में से कटे हैं, नहीं स्फीयर में से कटे हैं, स्फीयर में से। अगर आप इसको काट के ऐसे निकाल लो, यूं 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 यूं, ये हो गया बेटा। और लाइट अगर ऐसे लड़ रही है, ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई। और अगर बेटा इसी को मैं ऐसे रख दूं, ये, और लाइट अगर ऐसे आए, लाइट अगर यूं लड़ी कॉनकेव, और लाइट अगर इस सरफेस पे लड़ी तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया अभी, क्लियर है एकदम भाई साहब, क्लियर है एकदम। स्फेरिकल मिरर क्लियर है, समझ में आया। क्या किया, मेरे पास एक ग्लास था, बड़ा सा ग्लास, ग्लास का स्फीयर, किसका, ग्लास का, ग्लास का, मिरर का नहीं, शीशे का नहीं, शीशा तो बन रहा है, ग्लास का, ग्लास का एक बड़ा सा स्फीयर था। आपने उसमें से किचिर 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 ऐसे काट के ये निकाल लिया। अब ये जो चीज निकाली है बेटा, ऐसे देखो ऐसे, ये अगर यहां पे पॉलिश कर दें, यहां पे पॉलिश कर दें तो लाइट यहां से लड़कर वापस आ जाएगी। पॉलिश का मतलब क्या है, सिल्वर लगा दिया, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, यहां पे सिल्वरिंग कर दी। अभी ये ग्लास था, आपने ग्लास के स्फीयर में से, इसे मुझे पता है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा वेस्ट नहीं होता समझाने के लिए। एक ग्लास के स्फीयर में से जब आपने बेटा ये चीज काटी है तो ये तो ग्लास है ना पूरा, लाइट यहां से आएगी और यहां से वापस बाहर निकल जाएगी, मतलब ये तो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है ना, आपने ये निकाला, लाइट यहां से आई यहां से बाहर निकल गई, ट्रांसपेरेंट। अब आपने इस तरफ क्या किया, सिल्वर ऐसे इस पे रब कर दिया, इस पे सिल्वर की पेंटिंग कर दी। अब लाइट आई लड़कर चली गई, लाइट आई लड़कर चली गई। जब इधर पेंट किया तो कौन सा मिरर बना, कॉनकेव। जब इधर पेंट किया इस तरफ तो कौन सा मिरर बना, कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कैसे मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, ऐसे यूं और ऐसे यूं। पर होगा क्या, इतना सब बताने के बाद होगा क्या, अपने सिलेबस में बहुत छोटे छोटे मिरर हैं। क्या है, बहुत छोटे मिरर, बहुत छोटे लेंस। दिखाने को मैंने ऐसे बड़ा बड़ा दिखा दिया है, अपने सिलेबस में बहुत छोटे मिरर और बहुत छोटे लेंस। इतने छोटे होंगे कि ये जो कर्व हो रहा है ना, ये करीब करीब स्ट्रेट जैसा हो जाएगा। ये जो कर्व हो रहा है ये करीब 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 स्ट्रेट जैसा हो जाएगा। इतने छोटे मिरर हैं अपने सिलेबस में, ये बात यहां लिख लेते हैं। इन आर सिलेबस वी मोस्टली डील विथ वेरी स्मॉल मिरर्स। बेटा हम लोग ऐसा नहीं है कि सच में ऐसे बड़े बड़े मिरर से, हम लोग जो छोटा सा मिरर डील करेंगे ना, इतना छोटा मिरर होगा जो हम लोग एक्चुअल में डील करेंगे, बेटा वो इतना छोटा मिरर होगा, यूं इतना छोटा कि इसका कर्वेचर करीब करीब हमें सीधा दिखने लगेगा। क्लियर हुआ, क्लियर। बेटा मैथ्स टीचर लेता हूं, तुम बताओ फिर मैं लेता हूं, मैथ्स टीचर तो है मेरे पास,
तो मैं एक बच्चा कह रहा है मैथ्स टीचर लेके जाइए, मैं ले आऊंगा, फिर मैथ्स टीचर के मैथ्स मास्टर का फीस कौन देगा ये बताओ? मैथ्स का मास्टर फ्री में तो आएगा नहीं, मैथ्स के मास्टर यहाँ पैसा लगेगा। लाने को तो सब ले आऊं, मैथ्स भी ले आओ, केमिस्ट्री भी ले आओ, बायो भी ले आओ, इंग्लिश भी ले आओ, ज्योग्राफी भी पढ़ा दो, हिस्ट्री भी पढ़ा दो, यहाँ पे सब करा दें, डांस भी सिखा दो, है ना, गाना भी सिखा दो, हम दे देंगे। दे तो दोगे, पर तुम लोग 999 दे के इतना सुना दियो मुझको, मेरे को अब डर लगता है कोई भी और कोर्स निकालने में। मैंने यकीन बैच निकाला है, अब मेरे को कोई भी कोर्स निकालने में बहुत डर लगता है, बहुत गाली पड़ती है भैया। आगे बढ़ते हैं। इन आवर सिलेबस वी मोस्टली डील विथ वेरी स्मॉल मिरर्स। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं बच्चा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्टार्ट करते हैं। पोल। पोल बेटा क्या होता है, दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ दिखाई पड़ रहा है। पोल क्या होता है बच्चा? सबसे पहले हमारे पास पोल है, दिखाई पड़ रहा है? पोल क्या है? हाँ, पोल इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। एंड पोल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल को ऐसे हल्के में मत लो। जब तक आप स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हो तब तक समझ लो पोल राजा है यहाँ का। क्या है? पोल राजा है यहाँ का, पोल यहाँ का किंग है, किंग। पोल वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सिंपल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब इस सरफेस का सेंटर। अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड इजीली इज कॉल्ड द पोल। द पोल इज जनरली टेकन एट द मिड ऑफ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वही सब कहानी बताई है कि कहां दिया जाता है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड इजीली। बेटा रे ऑप्टिक्स में एक ट्रेडिशन है कि सारे डिस्टेंसेस किसी एक जगह से मेजर किए जाते हैं। जब हम लेंसेस में पहुंचेंगे, जब हम लेंसेज में पहुंचेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर, तो सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल से। ज्यादा जितने भी डिस्टेंस होंगे, जहां तक भी मेजर करना है, जो भी डिस्टेंस हो, जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, इमेज का डिस्टेंस, हमें जो भी डिस्टेंस, फोकल लेंथ, जितनी भी चीजें हमें मेजर करनी है, सब कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। किसमें? लेंसेज में। और उसी तरह से बच्चों स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं फ्रॉम पोल। पोल ओरिजिन है। पोल क्या है? पोल ओरिजिन है हमारे स्फेरिकल मिरर सिस्टम का। पोल के देखो लिखा हुआ है, अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड इजीली। क्या? अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर from where the position of the object can be specified easily is called pole। बेटा पोल कैसे बिहेव करता है? पोल ओरिजिन की तरह बिहेव करता है, सारे डिस्टेंसेस यहीं से मेजर किए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पोल ओरिजिन है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर सुन रखा होगा, बड़ा फेमस नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा असल में तो यहां कोई अब स्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सच्चाई तो यह है कि यहां कोई स्फीयर नहीं है। स्फीयर में से काट के आप मिरर निकाल चुके हो, स्फीयर तो गया, आपने बड़े से स्फीयर में से काट के मिरर निकाल लिया था और ये कॉनकेव मिरर रखा है। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आप इसके स्फीयर को इमेजिन करो, इसके पूरे स्फीयर को इमेजिन करो, और उसका जहां पे सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। जब आपके हाथ में कोई मिरर आएगा तो वो स्फीयर थोड़ी ना आएगा, वो तो ऐसे स्फीयर का एक कटा हुआ पार्ट होगा, इतना बड़ा सा, ऐसा या ऐसा। पर आपसे कोई कहता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो आप दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे भाई इसका पूरा स्फीयर कैसा होगा, ऐसा। इसके पूरे स्फीयर को इमेजिन करोगे, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, इसको सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस सब सुन रखा होगा। इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंप्लीट करना पड़ेगा, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। बेटा एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, अपर्चर, इट इज द डायामीटर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या होता है? इस मिरर का डायामीटर। अब डायामीटर क्या होगा सर? सर डायामीटर तो ये होना चाहिए, है ना? अपर्चर इट इज द डायामीटर ऑफ मिरर। अब डायामीटर तो सर ये होना चाहिए, डायामीटर तो ये होता है। नहीं बेटा, स्फीयर का डायमीटर नहीं, मिरर का डायामीटर। अब कहने को इन लोग डायामीटर वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली अपर्चर होता क्या है? अपर्चर को आप ऐसे समझ लो, साइज ऑफ मिरर। कैसे समझ लो? कैसे समझ लो बच्चा? साइज ऑफ मिरर। अभी आप सोच रहे हो अपर्चर को लिख दिया डायामीटर ऑफ मिरर, डायामीटर मतलब ये ले लेंगे क्या पूरा? नहीं बेटा, साइज ऑफ मिरर। बेटा ये है अपर्चर, दिस इज अपर्चर। ये जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। यहां पे दिख रहा है क्या? ये है अपर्चर, दिस इज अपर्चर। पॉइंट नंबर 4 डाल देता हूं मैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है? अपर्चर वो रहा अपर्चर, ये जो मिरर की लेंथ है, जो मिरर की साइज है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़ा आसान है, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा डिस्टेंस? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होते हैं? पोल से मेजर होते हैं। पोल इज द ओरिजिन। अगर आपसे कोई बोल दे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो बेटा वो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। अगर कोई बोल दे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कोई बोल दे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो गलत है बेटा। बिटवीन वर्ड यूज नहीं करेंगे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स में जब तक स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हो, पोल से मेजर होंगे, और जैसे ही हम लोग जाएंगे लेंसेज में, तब ऑप्टिकल सेंटर से। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन कहना बंद कर दो। डिस्टेंस बिटवीन कहा, कॉन्सेप्ट गया। डिस्टेंस बिटवीन बोलते ही कॉन्सेप्ट गया। डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस होंगे आज से, फ्रॉम पोल कहने की आदत डालो। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कहां? यहीं कहीं लिख दूं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? चलो, अपोजिट साइड में पॉलिशिंग क्या चीज? बेटा ये 100% सही है, 100%। आप जब इधर पॉलिश करते हो तो लाइट यहां से लड़कर ऐसे चली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोकस और फोकल लेंथ। बेटा फोकस और फोकल पॉइंट होगा, फोकल लेंथ इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग हो गई है। सर ये कौन करता है प्रिंटिंग? सर बताइए, एड्रेस बताइए, पकड़ के मारे जाकर। हैं सर? फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। तो कई बार मैं भी लिखता हूं आज नहीं लिखा हूं, जिस दिन लिखूंगा पकड़ लूंगा, मान लूंगा, ठीक है। जिस दिन पीपीटी तुमको गंदी सी दिखे थोड़ी सी, तो समझ जाना मैं लिखा हूं। फोकस और फोकल पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। बेटा सबने पढ़ रखा है फोकल पॉइंट या फोकस। बेटा फोकस की मीनिंग तब आती है जब रे ऑफ लाइट मिरर या लेंस के पैरेलल आ रही हो। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, भले ही वो मिरर हो, भले ही वो लेंस हो। तो अगर बेटा रे ऑफ लाइट कैसे आए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आए? ध्यान से, कैसे आए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अब यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट करेंगे। कैसी आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। बेटा जैसे ही वहां पे लाइट लड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, डेफिनेट सी बात है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा बेटा एक चीज ये बताओ,
क्या रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ा यहां सीखा भी तो जाए यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक बात बताओ, थोड़ा सीखा भी जाए। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, ठीक है, सीखना स्टार्ट कर दो, आपको मजा आ जाएगा भाई, मिरर पूरा मुट्ठी में करा दूंगा। रे ऑप्टिक्स में बहुत मजा दिला दूंगा, रे ऑप्टिक्स बहुत आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए। ये एक रे ऑफ लाइट है। अभी तक तुमने रे ऑप्टिक्स जितने टॉपिक पढ़े उसमें उसके बाहर से सवाल कहीं आ ही नहीं सकते, सब कराए मैंने। एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल। बेटा सबसे पहले क्या मुझे यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहिए? बेटा यहाँ पे बनाया हुआ नॉर्मल कैसा बनेगा? भाई मिरर के केस में नॉर्मल बनाना बड़ा आसान था, ये बना दिया। यहां पे बेटा नॉर्मल कैसे बनाऊं? मेरे ख्याल से कुछ टेढ़ा बनेगा। किससे पास करेगा नॉर्मल? अब सही कह रहे हो, पिछली बार गलत कह रहे थे, अभी तुम लोग सही बोल रहे हो। अब सही है। इस बार सही कह रहे हो तुम लोग। अब सही है। चलो अब एक बात बताओ, अगर रे ऑफ लाइट बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में ले आया, चलो ये तो काम कर लिया। यहां पे बेटा सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए बताओ? सबसे पहले मुझे इस जगह पे क्या बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से नॉर्मल बनाना चाहिए। ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल लड़ी, सबसे पहले यहां पे नॉर्मल बनेगा। बेटा यहां पे नॉर्मल कैसे बनाऊं? क्या ऐसे सीधा बना दूं? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। बताओ नॉर्मल कैसे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। किसी भी स्फेरिकल सरफेस में, किसी भी स्फेरिकल सरफेस में बेटा अगर आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होता है। अगर आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे कहीं पे भी नॉर्मल बनाते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो अगर आप यहां से नॉर्मल बनाएंगे तो कहां से पास होगा? यहां से पास होगा। कहां से पास हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रे लड़कर आएगी वापस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये रे ऑफ लाइट जहां पे आकर चिपकी है, जहां पे आके लड़ी है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस या फोकल पॉइंट। सिमिलरली आप चाहो तो एक रे नीचे ले सकते हो, एक रे नीचे ले ली मैंने, इसी तरह से ऐसे। यहां पे भी आप क्या बना सकते हो? नॉर्मल बना सकते हो, विच विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे ऑफ लाइट आई, यहां पर लड़ी, लड़कर रिफ्लेक्ट हुई, कहां पे गई? फोकस पे गई। सो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल आती हैं कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, और आगे सुनो, rays of light जो पैरेलल आती, rays of light coming parallel to principal axis of concave mirror after reflection from the mirror meet at a common point on the principal axis of the mirror. This common point is called the focus या focal point of concave mirror. But these rays should be close to principal axis. अगर ये rays principal axis से दूर हैं तब बेटा हम फोकस नहीं बोल सकते, तब इस पॉइंट को हम फोकस नहीं कह सकते। रेज कैसी होनी, ये तो सबने पढ़ रखा है कि सर पैरेलल रेज आती हैं, मिरर से लड़ती हैं और लड़ने के बाद फोकस पे मिलती हैं, सही है। बट बेटा ये रेज क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए, तभी फोकस डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्या है? रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट क्या है? रेज ऑफ लाइट, पढ़े जरा इसको। रेज ऑफ लाइट, rays of light coming parallel to the principal axis and close to it, देखो यहां पे है principal axis and close to it। बेटा ये rays of light principal axis के close होनी चाहिए। बेटा जो close होती हैं rays उनको हम लोग बोलते हैं paraxial rays। पैराएक्सियल रेज जो एक्सिस के पास होती हैं, पैराएक्सियल। कितनी पास? एक बच्चा बोल रहा है कितनी पास। पास तो ठीक है, कितनी पास इतना समझ लो। अगर इस मिरर का अपर्चर है, या मान लो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 सेंटीमीटर, कितना है? 1 सेंटीमीटर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 1 सेंटीमीटर, तो रेज आपके कितने पास होनी चाहिए? एटलीस्ट लेस देन 0.1 सेंटीमीटर, इतना।
अगर इस मिरर का अपर्चर मान लो 1 सेंटीमीटर है तो ये कम से कम यहां पे होनी चाहिए 0.1 सेंटीमीटर के आसपास, काफी पास। कितनी पास का आंसर है? काफी 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 पास, ठीक है। ऐसी रेस को बोलते हैं पैराएक्सियल रेस। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर हो गया फोकस क्या है? Rays of light coming parallel to the principal axis of a concave mirror and they should also be close to the principal axis, पास भी हों उसके एकदम। After reflection from the mirror meet at a common point called focus। बेटा ये डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस d मैंने यहां पे दिखा दिया, d should be very small। ऐसी रेस को बोलते हैं पैराएक्सियल रेस। और बेटा अगर d ज्यादा हो जाए तो सर क्या होगा? उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। अगर बेटा d ज्यादा हो जाता है तो भी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज तो करती हैं, तो भी रेज किसी ना किसी पॉइंट पे मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, बट देन दैट पॉइंट इज नॉट फोकस, देन दैट पॉइंट इज नॉट फोकस। फोकस कब होगा? जब रेज ऑफ लाइट मिरर के एक्सिस के पास में। दूर होंगी तो भी, अभी उसके बारे में बात करेंगे, दूर होंगी तो क्या होगा, रेस दूर होगी तो क्या होगा, है ना सर? रेस दूर होगी तब है, तब क्या होगा बेटा? इसको बोलते हैं मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस इसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आगे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कॉनकेव मिरर की बात क्लियर होगी। अच्छा एक चीज और देखो जरा, खूबसूरत सी बात, कॉनकेव मिरर में रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं लड़ने के बाद या अपीयर टू मीट कर रही हैं? रेज ऑफ लाइट यहां से स्ट्राइक करने के बाद एक्चुअली मीट कर रही हैं कि अपीयर टू मीट कर रही हैं? अभी बने रहो, आगे अच्छे सवाल भी आने वाले हैं। एक्चुअली मीट कर रही हैं कि अपीयर टू? बेटा एक्चुअली मीट कर रही हैं। बेटा अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं मतलब कि इसके पास है रियल फोकस। सर रियलमी का फोन है रियल फोकस है, इसके पास क्या है? रियल फोकस है। इट हैज रियल फोकस बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, ठीक है, रियल फोकस है इसके पास। अच्छा आगे बढ़े बच्चा, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसमें भी सही करता हूं मैं, ठीक है, इससे पहले कि तुम बेइज्जती करना स्टार्ट कर दो मेरी। करता हूं मैं बेटा, कर रहा हूं ना। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हाँ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें क्या होगा? देखो जब भी बात हो फोकस की, जब भी बात हो फोकस की, रेज ऑफ लाइट कैसे लेके आओ? पैरेलल। कहीं पे भी बेटा, आज मैं जो चीजें बता रहा हूं, आज इतनी बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आगे आपको लेंसेज में भी अप्लाई करनी है। कहीं पे भी दुनिया में फोकस की बात हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और चाहे वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर लेंसेज हो, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी अगर फोकस की बात होगी तो कौन सी रेस लेके आएंगे? पैरेलल रेस लेके आएंगे। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। दुनिया में कभी भी फोकस की बात हुई, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, आई रिपीट, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, आई रिपीट, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, रेज हमेशा पैरेलल लानी होती है। तो यहां से मैं पैरेलल रेज लेके आया। हो। अब मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जुम्बारे 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 जुम, जुम्बारे 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 जुम। हाँ ये हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, ये रे कहां जाएगी? ये रे यहां से लड़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहीं इधर चली जाएगी, हाँ कि ना भाई? ये यहां लड़ी है, कहीं इस तरफ चली जाएगी, यस और नो? कहीं इस तरफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
कहीं इस तरफ, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट होके कहीं इस तरफ चली भी जाती है। बड़ा दुख हुआ सर, ये तो चली गई। अब क्या होगा, कॉन्केव में तो लड़ने के बाद फोकस पे जाती थी, ये तो चली गई। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। इस रे को जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, इस रेस को जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो ये हमें एक पॉइंट पे मिलेगी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस रे को जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। Rays of light coming parallel to principal axis of convex mirror after reflection from the mirror diverges away. The divergent rays on being produced backward meet at a common point on the principal axis of the mirror. This common point is called focus. Focus है ना। एक लाइट नीचे से भी ले आते हैं ऐसे, यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्मल। ची 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 गंदा हो गया, एक मिनट। हाँ, अब बेटा क्या होगा, रे ऑफ लाइट ये वाली भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर रिफ्लेक्ट होगी पर ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, रिफ्लेक्ट तो होगी पर कहां से आती हुई लगेगी, फोकस से। बात समझ में आई। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑल्सो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror diverges. The divergent rays on being produced backward meet at a common point on the principal axis of the convex mirror. This common point is called focus or focal point. Now this is the definition you can read. Rays of light coming parallel to the principal axis and close to it. Coming principal axis and close to it. Parallel तो लाना ही है, जब भी बात हो फोकस की तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल लानी ही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर डाइवर्जेस, देखो ये डाइवर्जेंस हो गई। द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फोकस। अब बेटा इसका फोकस कैसा हो गया, इसके पास किस प्रकार का फोकस है, इसके पास मेरे ख्याल से वर्चुअल फोकस है। वर्चुअल फोकस है। तो बेटा क्या खेल क्या है, सारा फोकस का खेल क्या है, समझ में आ गया। फोकस का खेल है पैरेलल रे लेके आओ। कैसी रे लेके आओ, पैरेलल रे लेके आओ, और किसके क्लोज हो, प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज, और किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस लेके आओ। या तो वो क्या होंगी, लड़ने के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी, लड़ने के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी, लड़ने के बाद कन्वर्ज कहां पे है, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस, लड़ने के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी, कन्वर्जेस। या तो कन्वर्ज कर जाएंगी लड़ने के बाद इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, या तो लड़ने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, डाइवर्जेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जेंट को पीछे प्रोड्यूस करोगे तो कहां मिलेगी, फोकस पे। क्या लिखा है, कहां गलत लिखा है, आज लग रहा है हमारा ऑपरेटर एकदम नींद से उठ के सारा काम किया है। सही करता हूं, हाँ अब सही है, क्लियर है अब, हाँ अब सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट को हम कहीं पे भी पलटेंगे तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये रहा, जरा सुनो, पहले हमने बात की किसकी, कॉनकेव मिरर की। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई किससे पास की, फोकस से। पैरेलल आई किससे पास की, फोकस से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, मान लो मैं इस रे ऑफ लाइट को यहां से 180 डिग्री घुमा दूं, इस रे ऑफ लाइट को यहां से 180 डिग्री घुमा दूं तो जिस रास्ते से आई थी पूरी उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो अगर रे ऑफ लाइट को यहां से 180 घुमा दिया तो बेटा जिस रास्ते से आई थी कंप्लीटली उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस चली गई। क्लियर, क्लियर। तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। दिमाग में सब बातें डालो और याद हो जानी चाहिए। देखो
इसके बाद मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशंस की कहानी, उसके बाद मैं मिरर फॉर्मूला बताऊंगा। पर मिरर फॉर्मूला के सवाल आपके दिमाग में तब इमेजिन होंगे जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी अंदर तक, वरना मिरर फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला रह जाएगा, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v - 1/u, m = -v/u, m = v/u। आपके लिए सिर्फ वो फॉर्मूले होंगे खोखले। फील तभी आएगा जब आपको ये पूरी भाई रे ऑप्टिक्स की आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, वही मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। चलिए, तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई तो फोकस से पास करेगी, पहली बात। अगर पैरेलल आई तो फोकस से बात करेगी। दूसरी बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर मैंने रे ऑफ लाइट को यहां से पलट दिया तो अगर फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? नहीं समझ आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बढ़ाया था आपको मैंने, सही है बेटा, सेकंड फिगर भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, दूसरी चीज यहां पे देखो, कॉन्वेक्स मिरर को देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर को देखो क्या है। रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जेंट रेज पीछे कहां पे दिख रही है, फोकस पे। रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, यहां लड़कर डाइवर्ज, और डाइवर्जेंट रेज पीछे कहां से आती हुई लग रही है, फोकस से। यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या है, रे ऑफ लाइट कैसे गई, यूं, किधर जा रही, फोकस की तरफ, तो लड़ने के बाद क्या हो गई, पैरेलल। देखो इसी को उल्टा किया है बस, इसी लाइट को अगर 180 डिग्री घुमा दूं, सुटुक, इसी को 180 डिग्री घुमा दो, सुटुक सुटुक सुटुक। क्लियर है? इट इज वेरी इजी, सभी को क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से रे ऑफ लाइट आके डाइवर्ज होती है, इसी को वापस कर दें। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां जाना चाह रही है, फोकस की तरफ जाना चाह रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर से लड़कर डाइवर्ज हो जाएगी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? पैरेलल है तो डाइवर्ज हो गई, और ऐसे आ रही है फोकस की तरफ तो पैरेलल हो गई। नेक्स्ट आओ सवाल करते हैं। चलो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे शोन इन द फिगर for which it passes through the pole given that mi is parallel to cp, mi is parallel to cp, और ये रे पोल से पास की है, हमसे एंगल थीटा मांगा है, हमसे एंगल थीटा मांगा है। क्या कह रहे हैं सवाल में हमसे, कि ये एक आपके पास मिरर है, ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाया है। हमसे बोला है बेटा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे लड़ी है, एम आई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे लड़ी है, और इसके बाद बेटा ये पोल से पास कर गई है। कहाँ से पास कर गई है, इट पासेस थ्रू पोल, ठीक है, अच्छा, इट पासेस थ्रू पोल, और क्या बोल रखा है, एम आई क्या है, एम आई इज पैरेलल टू सीपी, इट पासेस थ्रू पोल। अब बेटा क्या करेंगे, यहां से इन्होंने नॉर्मल बना के दिखा दिया है खुद ही, चलो शुक्रिया इनका, हम भी नॉर्मल बना लेते हैं इन्हीं की तर्ज पे। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल भी कितना दे हो जाएगा, थीटा अपने आप हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये और ये पैरेलल है, जो कि गिवन है, एम आई इज पैरेलल टू सीपी गिवन है, अगर ये और ये पैरेलल है बेटा, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये सर नो बेटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं, ये एंगल थीटा नहीं होगा, सोचो पैरेलल रेज हैं ये और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एकदम एकदम ध्यान से देखिए बेटा, जो सीपी है, जो सीपी है, सर सीपी चलेंगे घूमेंगे कोरोना हट जाए, ये जो सीपी है ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेटा सीआई भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि यही तो पूरा स्फीयर बनता है, यही तो पूरा स्फीयर बनता है कि नहीं भाई, अरे है कि नहीं भाई, अरे है कि नहीं भाई, ये रहा मिरर, यही तो पूरा स्फीयर बनेगा। तो अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा, तो मैं बोल रहा हूं अगर सीपी आपका रेडियस के बराबर है तो सीआई भी रेडियस के बराबर होगा, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है बेटा। अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, दो साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल है तो उनके सामने एंगल भी इक्वल, इसके सामने एंगल थीटा तो इसके सामने भी एंगल थीटा,
इसके सामने एंगल थीटा, तो इसके सामने भी थीटा। अब बेटा इस ट्रायंगल के 3 एंगल देख लो क्या है, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। यहां से थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है, एकदम क्लियर है। सी नहीं बेटा, डी 60 डिग्री, कोई लोग सी बता रहे हैं, 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है, ये थीटा तो ये थीटा, अच्छा ये थीटा हो गया। ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, ये भी रेडियस होगा पोल से सेंटर, और ये भी रेडियस होगा। ये रेडियस रेडियस, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला भी एंगल थीटा, थीटा प्लस थीटा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आ गई जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम, कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ना हुई तो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ना हुई तो क्या होगा। इफ रेज आर नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर फार फ्रॉम इट, द रेज विल फोकस एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पैरेलल होनी चाहिए, बट इफ रेज मत लिखो, इफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if rays parallel to principal axis are not close to principal axis and are far from it, the rays will focus at different point on the principal axis। ये होगा हाल। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ना होके इससे दूर हैं, जैसे ये वाली रे इससे दूर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बेटा ये देखो यहां से निकल गई, ये फोकस नहीं है। फोकस कहां पे है इसका, कहीं यहां पे है, यहां पे, बल्कि सबसे नीचे वाली को पकड़ लेते हैं। क्लियर है, जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे आप यहां से पास करते जाओगे, विच इज नॉट फोकस, दिस इज नॉट फोकस। तो अगर आपकी रेज दूर होंगी, ऐसे दूर वाली रे को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे। तो अगर आपके पास मार्जिनल रेज हैं तो वो फोकस पे नहीं आएंगी। क्लियर है, हाँ बेटा दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, मैंने तो पहले ही बताया है। रे ऑप्टिक्स के शुरू के 8 से 10 लेक्चर आपके बोर्ड सिलेबस के नहीं है, क्योंकि बोर्ड में से रिफ्लेक्शन हटा दिया है। पर मेरे साथ लक्ष्य बैच में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जेई मेन को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, जो नीट को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। चलिए, फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, देखो कैसे डिफाइन किया है मैंने। फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। बेटा इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एफ, फोकस के लिए कैपिटल एफ यूज करते हैं, और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ यूज करते हैं। क्लियर है, फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ, और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ, और फोकस के लिए कैपिटल एफ। क्लियर, क्लियर है। अच्छा बेटा डीपीपी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इस संडे को आपको डीपीपी के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और डीपीपी सॉल्यूशन के लिए हम लोग पास रिस्पेक्टेड अभिलाष सर आ गए हैं। सो जो मेरे ऊपर ये एक डीपीपी का हो रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था, कोप अप नहीं कर पाता था क्लासेस की वजह से, तो अब आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे बहुत अच्छे डीपीपी सॉल्यूशन, डीपीपी के। ठीक है, और ये चीज लक्ष्य में बहुत अच्छी गई है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। चलो, कॉनकेव मिरर के केस में इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही वैल्यू कॉन्वेक्स में भी आती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पहले इस कॉनकेव को सही बनाना पड़ेगा, है ना। चलो इसको सही बना देते हैं। तो बेटा आप सभी को पता होगा कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। शायद सभी को ये बात पता होगी कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है ना। जो एफ की वैल्यू होती है सभी को पता होगा, एफ की वैल्यू कितनी होती है, r/2 होती है। कितनी होती है, r/2। बेटा ये स्पेशल केस है r/2, ये ट्रू होता है सिर्फ और सिर्फ पैराएक्सियल रेस के लिए, जब आपकी रेज ऑफ लाइट बहुत क्लोज हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी f इज इक्वल्स टू r/2 आता है। ठीक है, अच्छा कैसे होगा आओ देखते हैं, r/2 कैसे आएगा। मान लो बेटा मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट लाया पैरेलल टू, यहां से मैं एक रे ऑफ लाइट लाया, कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट लाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले मेरे को इस जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल।
ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, ठीक है ना। क्या बना लिया मैंने, नॉर्मल, नॉर्मल बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसी से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना बना के रे ऐसे निकल गई। लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा, देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, यस और नो। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे ऑफ लाइट पैरेलल रेज बेटा जहां से निकली होगी इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जहां से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट की, ध्यान से सुन लो वरना फिर रिपीट रिपीट बोलोगे, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, फोकस बोल दिया। अब पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, तो बेटा ये हो गई फोकल लेंथ आपकी। पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए भाई। क्यों हो गया, क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं। देखो एक रे ऐसे आ रही, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, बना लिया हमने। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं इसके ऊपर। क्या गिराया मैंने, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, इसके ऊपर हमने F से परपेंडिकुलर गिराया इस लाइन पे। चलो परपेंडिकुलर गिराया बेटा, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, CFN को, उस पॉइंट को अगर N बोल दें, CFN वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। CFN को मैं बाहर भी ड्रॉ करूंगा, उसको भी CFN को मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। CFN, ये है CFN, ऐसे ही बन रहा है। ये रहा, हाँ अब ठीक है बेटा। CFN, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। मैंने यहां से F से एक परपेंडिकुलर गिराया, मैंने F से यहां पे एक परपेंडिकुलर गिराया बेटा, ये पूरा कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। बेटा ये भी तो रेडियस होगा, अगर ये स्फीयर पूरा मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो ये भी तो रेडियस के बराबर होगा, होगा। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा बेटा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है कि नहीं, दो एंगल बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर गिराते हो तो इट बाइसेक्ट्स द साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर गिराते हो तो इट बाइसेक्ट्स द साइड। अगर कोई ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इसके दो एंगल बराबर हैं, तो यहां से जो परपेंडिकुलर गिराओगे इट विल बाइसेक्ट दी साइड्स, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। मेरा टोटल ये r है तो ये हो गया r/2 और ये भी हो गया r/2, r/2 एंड r/2। अच्छा अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल 90 है। बेटा अगर इस ट्रायंगल में आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF, मेरे को CF की वैल्यू चाहिए, क्यों, ये पूरा r है, अगर r में से मैं CF माइनस कर दूं तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी। ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसमें से मैं CF हटा दूं तो मुझको फोकल लेंथ मिल जाएगी, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा CF। बेटा CF कैसे निकलेगा, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेटा ये होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। जरा सोचो, यहां पे CF तो हाइपोटेन्यूज नहीं लग रहा है आपको, सॉरी ये तो हाइपोटेन्यूज नहीं लग रहा है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है। देखो ना इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां पे है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री, अभी एक और तरीके से बता दूंगा इस बार, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां पे है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी आसान है बट इससे एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री यहां पे बन रखा है, 90 डिग्री यहां पे, तो एक परपेंडिकुलर एक बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो cos थीटा इज बेस यानी r/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज CF, ये होगा बेस। बेस कितना हो गया बेटा इस ट्रायंगल का, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज CF। बेटा यहां से CF की वैल्यू कितनी होगी, यहां से CF की वैल्यू कितनी होगी, r/2 cos थीटा,
ये बेटा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकता, हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री कभी बनता नहीं है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से CF क्या हो गया, r/2 cos थीटा। बेटा CF की वैल्यू कितनी हो गई, r/2 sec थीटा। कैन वी से r/2 cos थीटा को कैन वी से r/2 sec थीटा, cos का उल्टा। अब यहां से देखो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, फोकल लेंथ यानी PF को मैं क्या लिख सकता हूं, PC माइनस CF लिख सकते हैं। बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। PF क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल f, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है r, माइनस CF कितना है r/2 sec थीटा। बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है, r माइनस r/2 sec थीटा। करेक्ट वैल्यू तो यही होती है, तो ये नहीं होती है बेटा, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में आती है ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है, r माइनस r/2 sec थीटा, r माइनस r/2 sec थीटा। कमेंट्स आर ट्रैश टॉक, दैट इज ट्रू। जो रेलिवेंट होते हैं मैं पढ़ लेता हूं, r माइनस r/2 sec थीटा, r माइनस r/2 sec थीटा, r माइनस r/2 sec थीटा। अब जरा मेरी बात सुनना आगे से, है ना, ऐसा नहीं कि खेल मैंने यहीं पे खत्म कर देना है, जरा सुनना ध्यान से, यहीं पे दिखाता हूं। अब सुनो, इफ रेज आर वेरी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज क्या है, बहुत बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, थीटा विल टेंड टू बी 0। जरा इस चीज को फील करो, इस चीज को जरा फील करो। अगर ये रे मैं बहुत पास ले आऊं प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज कर लो ये, क्या ये रे सभी को दिखाई पड़ रही है, हरे रंग की बनाता हूं रुको, मैं रे को बहुत पास ले आऊं प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज कर लो ये वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब बेटा थीटा कितना होगा, जरा सोचो, ये थीटा बनेगा। क्या थीटा बहुत कम हो गया है, सोचो, अगर मैं रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाऊं, यहां से पास लाऊं ये, तो क्या थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, और पास लाऊं क्या थीटा की वैल्यू और कम, और पास लाऊं क्या थीटा की वैल्यू और कम, और पास लाऊं, रे को मैं जितना पास लेके आऊंगा थीटा की वैल्यू देखो कम दिख रही है, थोड़ा सा कम करके दिखाता हूं, रेस को मैं पास लेके आया, हाँ, अब बताओ थीटा की वैल्यू आपको कम दिखाई पड़ने लगी, दिख रही है, थीटा की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, फील हो रहा है बात कि रेस अगर पास आ गई तो थीटा विल टेंड टू बी 0 डिग्री, रेस अगर क्लोज हो गई तो थीटा विल, हाँ चलो ये बन गया, थीटा देखो छोटा हो गया, दिख रहा है, रेस जैसे जैसे पास आएंगी वैसे वैसे थीटा किससे चला जाएगा, 0 डिग्री के पास चला जाएगा, है कि नहीं, रेस पास आती जाएंगी, थीटा देखो कम कम, ये है ना थीटा, isn't it, isn't this the theta angle, yes it is, this is the theta। जैसे जैसे आप रेस पास लाओगे थीटा एंगल कम हो जाएगा, बेटा थीटा टेंड टू 0 करेगा, बेटा थीटा टेंड टू 0 करेगा तो बेटा cos थीटा टेंड टू 1 करेगा, है कि नहीं, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, बेटा cos 0 1 हो गया तो sec थीटा भी 1 हो जाएगा, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2। क्लियर है, अब इसी का हम शॉर्टकट ले सकते हैं, अब इसी का हम एक शॉर्टकट पकड़ सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी, वैसे असली रिजल्ट ये है पर एग्जाम में ये लिखना है, तो इसी का एक दूसरा मेथड पकड़ते हैं शॉर्टकट, ठीक है।
कोएक्सियल नहीं बेटा, पैराएक्सियल रे, कोएक्सियल नहीं। किन रेस के लिए आया है रिजल्ट? पैराएक्सियल। बेटा को तो मतलब होता है साथ में, पैराएक्सियल मतलब एक्सिस के पास वाली, और एक्सिस का पैरेलल भी, पैराएक्सियल रे। अब एक काम करते हैं, मेथड 2, ठीक है। इसका सेकंड मेथड पकड़ते हैं, थोड़े से अप्रोक्सीमेशन होंगे बट हाँ आंसर रिजल्ट सही मिल जाएगा। मेथड 2 पकड़ते हैं। मान लो अपने पास फिर से ये कॉनकेव मिरर है, शायद आपको इससे ज्यादा फील मिले। थोड़ा सा देखो मैं स्लो चल रहा हूं इसमें, जैसे ही मिरर फॉर्मूला वाली चीजें आएंगी मैं गति पकड़ना स्टार्ट करूंगा, या क्या पता पूरी ऑप्टिक्स में ऐसे ही पढ़ा जाऊं तुमको, ऐसे ही प्यार से एकदम हंसते खेलते। हाँ अब मान लो ये खेल है, यहां से बेटा रे ऑफ लाइट में कैसे लेके आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आया, ठीक है। इसको डॉटेड क्यों बनाया है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये तो पूरी बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आया बेटा, क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो इस जगह, क्या होगा बेटा सबसे पहले आप क्या बनाओगे यहाँ पे, नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल बन गया। अब बताओ क्या होगा, ये एंगल थीटा, यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी, सुकू, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, ये एंगल भी थीटा। कहां से पास की रे, फोकस से पास की, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आसान तरीका है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक हैक लगाया जाता है। ये नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट वैसे नॉर्मल लाइन है बट क्या देते हैं, इस पॉइंट का नाम एन है, चलो इस पॉइंट को एन बोल देते हैं। जरा एंगल्स पे ध्यान दो बच्चों, जरा एंगल्स पे ध्यान दो, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, यस और नो, से यस और नो, से यस और नो भाई, सर बोल तो रहे हैं पलटो तो एक बार हाँ, चलो पलट रहा हूँ, रुको एक मिनट, पहले बना लूँ इसको मैं खूबसूरत सा। हाँ हाँ बेटा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब एक बात बताओ, यहां पे देखो मैं तुम्हें क्या फील कराना चाहता हूं, जरा देखना, ये वाली लाइन देखो एफ पे जो आ रही है, ए एन और यहां पे एफ और यहां पे पी, जरा इसको देखना बेटा, ये पूरा एंगल कितना है, 2 थीटा है, तो क्या ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है, क्या ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, कैन यू सी दिस, क्या ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, कैन यू सी दिस, यस और नो, से यस और नो, से यस और नो, क्या ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, यस और नो, ये थीटा थीटा तो ये 2 थीटा हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा हैक लगाएंगे, अब सुनना बेटा, ये क्या है, फोकल लेंथ है और ये बच्चा क्या चीज है, रेडियस है, ठीक है। इतना तो क्लियर है हम लोग को कि ये फोकल लेंथ है ये वाली, और ये वाला हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब जरा देखना, थोड़ा सा हैक लगाएंगे, एक काम करते हैं, एन से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये क्या कर रहे हो सर, एन से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये एन से एक परपेंडिकुलर गिराया ये। अच्छा अगर बेटा मिरर छोटा हुआ, अगर हमारा ये गिवन मिरर छोटा है, तो बेटा ये जो अगर ये मिरर छोटा है मतलब छोटा 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 छोटा, तो बेटा एन से जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हो वो करीब करीब पी पे ही गिरेगा, ऑल्दो हम उसको बोलेंगे पी डैश, हम बोलेंगे कहां पे गिरा है, पी डैश पे। पर अगर हमारा मिरर स्मॉल है, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, अगर अपर्चर इसका बेटा छोटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर गिराओगे पी डैश, ये करीब करीब कहां पहुंच जाएगा, पी पे पहुंचेगा कि नहीं। अगर ये बहुत छोटा मिरर है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, ए भैया रे, ये एन है ये पी है, अब परपेंडिकुलर देखो करीब करीब कहां पे आ रहा है, पी डैश पे। दिख रहा है क्या उधर वाला, कच्छो ना दिख रहा सर, अगर बहुत छोटा है तो पी और पी डैश सेम जगह पे पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस हाइट को h बोल दूं, np डैश वाली हाइट को मैं h बोल दूं, np डैश वाली हाइट को मैं h बोल दूं, np डैश वाली हाइट को मैं h बोल दूं, अगर मैं np डैश वाली हाइट को स्मॉल h बोल दूं, अगर इस हाइट को, अगर इस हाइट को मैं स्मॉल h बोल दूं, हाँ,
तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये हाइट बेटा स्मॉल h हो गई, कैन वी राइट फॉर दिस ट्रायंगल सी एन पी या पी डैश, ट्रायंगल सी एन पी, अब पी बोलू या पी डैश बोलू एक ही चीज है, ट्रायंगल सी एन पी, कैन वी राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है r के बराबर, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस r के बराबर। सिमिलरली बेटा ट्रायंगल एफ एन पी, और p और p डैश क्या है, एक ही चीज है, एफ एन पी बोलू या एफ एन पी डैश बोलू, अभी आप ये क्लियर हो कि p डैश क्या है, p ही है। एफ एन पी की बात करूं तो कैन आई राइट tan 2 थीटा इज परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस, बेस कितना है f, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है f, है कि नहीं, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर बेटा ये मिरर बहुत छोटा है और रेज बहुत क्लोज हैं, अब मैं अगला यहां पे अजम्पशन लिखता हूं, रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत बहुत क्लोज आ जाएंगी तो बेटा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके। अगर रेज बहुत क्लोज होंगी, देखो रेज यहां पे आ गई, थीटा छोटा हो गया, अभी थीटा इतना बड़ा है, रेज पास आई थीटा छोटा, अभी थीटा इतना बड़ा है, रेज पास आएगी थीटा ऐसे 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 ऐसे, तो बेटा रेज अगर बहुत क्लोज आ गई तो थीटा विल टेंड टू 0 डिग्री, थीटा विल टेंड टू 0 डिग्री। बेटा जब थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो उस टाइम हमारे मैथ्स में दो अप्रोक्सीमेशन होते हैं, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड टैन थीटा इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू थीटा, sin theta is nearly equal to theta and tan theta is also nearly equal to theta। यानी ये tan theta h by r जो लिखा है इसको हम थीटा लिख सकते हैं, tan 2 theta h by f लिखा है इसको हम सीधा 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा कब होगा, जब ये रेज, देखो अभी यहां पे थीटा बन रहा है, अगर यही रे और पास आ गई, यही रे यहां पे आ गई, यही रे यहां पे, तो थीटा ये बनेगा, यही रे यहां आ गई, थीटा ये बनेगा, ऐसे देखो थीटा ये है, रेज पास में लड़ेगी, रेज अगर पास लाते जाएं थीटा कम होते 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 करीब करीब 0, तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू h बाई आर, tan 2 थीटा की लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एफ। क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई आर की जगह हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू h बाई आर, और tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एफ की जगह हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एफ। कब लिख सकते हो, अगर थीटा बहुत छोटा है, देन tan थीटा टेंड्स टू थीटा, ये हो गया। अब यहां से जरा ध्यान से देखो, यहां 2 थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एफ, बेटा थीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, 2h बाई आर इज इक्वल्स टू h बाई एफ, h कैंसिल, f इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू r बाई 2। क्लियर है, इसका डेरिवेशन वैसे भी नहीं क्योंकि इस बार तो बोर्ड ही नहीं है, फिर भी यार आपको बताना जरूरी था कि ये भी एक तरीका है इस बात को प्रूव करने का, क्योंकि आगे मेरे को बहुत से फॉर्मूले आपको प्रूव देने होंगे। क्लियर है, f इज इक्वल्स टू r बाई 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा, फोकल प्लेन। अब ये क्या चीज है, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या, अरे यार ये पूरा गलत बना रखा है आज, फोकल प्लेन क्या चीज है, फोकल प्लेन क्या चीज है बेटा, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जरा समझो बात को, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं आपस में पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो बेटा ये रेज ऑफ लाइट एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, ये रेज ऑफ लाइट एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये पॉइंट फोकस के प्लेन में होता है, कहां होता है, फोकस के प्लेन में होता है, इसमें फोकस के प्लेन में होता है, इसी को बोलते हैं बेटा फोकल प्लेन। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती
अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती तो फोकस पे मिलती। पर अगर रे ऑफ लाइट सिर्फ पैरेलल हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस के नीचे या फोकस के ऊपर ही कहीं मिलेंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकल प्लेन। मान लो ये फोकस है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो लड़कर फोकस पे मिलती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती लड़कर फोकस। पर अगर सिर्फ आपस में पैरेलल हैं तो लड़कर किसी पॉइंट पे मिलेंगी, which this and that point always lies in focal plane बच्चा, and that point always lies in the focal plane. What is a focal plane? बेटा एक प्लेन होगा which is परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, ये है फोकल प्लेन। समझ में आ रहा है? फोकल प्लेन दिखाई पड़ रहा है सभी को, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन इज फोकल प्लेन। क्लियर है? नेक्स्ट, यही चीज बात की जाए कॉनकेव के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए, सेम केस डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स के लिए हम लोग, कि यहां पे फोकल प्लेन क्या चीज होती है। कॉन्वेक्स के लिए हम लोग बात करें, फोकल प्लेन क्या चीज है। बेटा अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं किसके, आपस में, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सिर्फ पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। सपोज कर लो रे ऑफ लाइट यूं और रे ऑफ लाइट यूं है, पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटा ये रे ऑफ लाइट पहले तो डाइवर्ज कर जाएंगी, पर डाइवर्जेंट रेज पीछे कहां मिलती हुई दिखेगी, डाइवर्ज कर गई, डाइवर्जेंट रेज पीछे कहां मिलती हुई दिखेंगी, एक कॉमन पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट विल लाई इन फोकल प्लेन। बात समझ में आई भाई? कॉनकेव के केस में क्या होता है, रेज एक्चुअली मिलती हैं, कॉन्वेक्स के केस में रेज लड़कर चली जाती हैं पीछे प्रोड्यूस। अगर यही रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती, अगर यही रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर यही रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो लड़कर यूं जाती, से पैरेलल थी, लड़कर एक इधर जाती, पीछे कहां से दिखती, फोकस से। पर अगर सिर्फ आपस में पैरेलल हैं तो बेटा लड़के डाइवर्ज होंगी और कहां से आती हुई दिखेंगी, एक कॉमन प्लेन से, एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर हो गया फोकल प्लेन भी? आगे बढ़ जाएं, क्लियर हो गया फोकल प्लेन भी। यहां पे बेटा फोकल प्लेन कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, इसका फोकल प्लेन कैसा होगा, रियल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन जो आज मैं सिखा रहा हूं ये सिर्फ मिरर्स के लिए नहीं काम करेगा, ये लेंसेज के लिए, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के लिए हमेशा काम करेगा, आगे भी सिखाना ही पड़ेगा। चलो अभी सीखते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, मैंने बताया था आपको पोल हमारा क्या होता है, पोल हमारा ओरिजिन होता है, तो सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, पहली बात डिस्टेंस कहां से मेजर करो, पोल से। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो यानी रे ऑप्टिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव पहले से डिफाइंड नहीं है कि इस तरफ को पॉजिटिव लिया जाता है, इस तरफ को नेगेटिव लिया जाता है। रे ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स में ये चीज डिफाइंड नहीं है कि ये प्लस आई होगा और ये माइनस आई, नहीं। रे ऑप्टिक्स में डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इंसिडेंट रे को जिम्मेदारी दी है डायरेक्शन की। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन बोला गया है, आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। बहुत जाहिर सी बात थी। डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। बेटा डिस्टेंस नहीं, ये तो हाइट है। बेटा डिस्टेंस नहीं, ये तो हाइट होगी। डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ये तो हाइट की बात की है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने कोई एक ऐसी हाइट मेजर की, तो बेटा ये हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, है ना। डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंसेस क्या बेटा, तो हाइट होगी। अगर नीचे की तरफ हमने कोई हाइट ले ली,
मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो बेटा इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जब भी चलेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव। और डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं बेटा, पोल से मेजर करने हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ओनली एंड ओनली फ्रॉम पोल। क्लियर है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्लियर है ये बात, मेजर्ड फ्रॉम पोल। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है। और क्या है, डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देखो। कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव मिरर की बात करूं, बेटा ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 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 बेटा नेगेटिव। देखो इंसिडेंट रे यूं जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, पोल से, तो हमने पोल से डिस्टेंस मेजर किया, किधर आए, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की बेटा फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। अब बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी दुविधा के, बिना बार बार सोचे, क्योंकि आप मेरे पास हो तो मैं आपको सीधा बता दूं कि जिंदगी में कहीं भी कॉनकेव शब्द दिख जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव लगा देना। क्या बोला, जिंदगी में कहीं कॉनकेव शब्द दिख जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव लगा देना, भले ही वो मिरर हो, भले ही वो लेंस हो। कॉनकेव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। चाहे कॉनकेव मिरर हो, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो। अच्छा, मिरर की बात कर लें बेटा, मिरर की बात कर लें। अगर रे ऑफ लाइट यूं आएगी, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, ऐसे चली जाती है और पीछे कहां से आती हुई दिखती है, फोकस से आती हुई। ये रहा मेरा पोल। अब बताओ बेटा इसके फोकल लेंथ के बारे में, क्या इसकी फोकल लेंथ ये होगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई पीछे फोकस से आती हुई, क्या इसकी फोकल लेंथ ये होगी, बिल्कुल होगी। क्या ये इंसिडेंट रे है, बिल्कुल है। क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बिल्कुल है। क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल दे रही है। तो बेटा अगर कॉन्वेक्स आपके पास लाइफ में कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव होगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे, समझ गए, कॉन्वेक्स लेंस हो। क्लियर है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बेसिक पढ़ाया मुझे पता है, अगला लेक्चर और बेसिक है। अगले लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर, जो बच्चे बहुत तेज सोच रहे हैं कि मैं बहुत तेज हूं, मेरे को इन सब की जरूरत नहीं, इमेज फॉर्मेशन से क्या फायदा होगा, मैं आपको जब सवाल सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर आईआईटी के, और आपको दिखाऊंगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लो 2 दे रखी है, कितनी, 2 वैल्यूज नहीं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 किसके लिए हो सकती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि कॉनकेव मिरर के लिए। ये तभी बच्चा समझ सकता है जब उसने रे डायग्राम प्रैक्टिस कर रखे हो। बताओ किसके लिए हो सकती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 किस मिरर के लिए हो सकती है, कॉनकेव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए, +2 किसके लिए हो सकती है, कॉनकेव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए, +2 किसके लिए हो सकती है, कॉनकेव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए। देखो कंफ्यूज हो। अच्छा, m की वैल्यू -2 किसके लिए हो सकती है, कंफ्यूज हो ना। ये तभी कंफ्यूजन हटेगा जब आपको बेटा रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट केसेस दिमाग में बस जाएगा। बस ये सब मेरे दिमाग में बसा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बसा के जाऊंगा। रे ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद तुमको रे ऑप्टिक्स से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। तुमको रे ऑप्टिक्स शायद टफ लगती है, जो भी लगती है, मोहब्बत हो जाएगी। जितना डिटेल में आपको AC EMI सब पढ़ाया गया उतना ही डिटेल में। बाकी आई अगेन मेक दैट अनाउंसमेंट कि मैं बहुत ही जल्दी लक्ष्य बैच के अंदर फ्री टेस्ट सीरीज इंप्लीमेंट करने वाला हूं, फिजिक्स की,
बोर्ड लेवल के लिए, आईआईटी और नीट के लिए ऑलरेडी हमारी एक पेड टेस्ट सीरीज है, बोर्ड लेवल के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। m की वैल्यू -1/2, m की वैल्यू -1/2 कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? बेटा ये छोटी छोटी चीजें आपको तुरंत एक वैल्यू देख के बता दोगे ये है, इसका ये केस है, यहां पे होगा, और तब आप क्वेश्चन सही सॉल्व करोगे। तो अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।